Good morning, students. So let's start our new topic of your chapter. However, later historians questioned this periodization of Indian history and pointed out the following drawbacks. हमने मिलने जो पीरियडाइजेशन किया था हिस्ट्री का वो रीड किया था. पहले हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स रीड की थी. अब हम उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो रीड करेंगे. इट वॉज बेस्ड सॉली ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द रूलर्स. ये जो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो ये था कि ये टोटली जो था पीरियडाइजेशन वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड था. द हिस्टोरियंस pointed out how rulers of diverse faiths have coexisted in India at all times and have also ruled during the same period. ये जो पीरियडाइजेशन था ये उस टाइम के जो रूलर्स थे जो रिलीजन फॉलो करते थे उसके ऊपर पूरी तरह से बेस्ड था. और हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया है कि हाउ रूलर्स ऑफ डाइवर्स फेथ, मतलब उस टाइम पे जो रूलर्स थे उनके फेथ जो थे, उनके रिलीजन जो थे वो अलग अलग थे. अब वो कैसे मतलब कि एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पर इंडिया के अंदर, और उसी टाइम पे सेम टाइम पे वो रूल भी कर रहे थे. मतलब बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन थे वो उस टाइम पे फॉलो किए जा रहे थे. सेकेंड है, इट इग्नोर्ड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर. इसमें उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी इंडियन सोसाइटी में, वहाँ की इकोनॉमी में, कल्चर में, उस सब को टोटली इग्नोर किया गया. थर्ड है, मोर ओवर सच अ पीरियडाइजेशन सजेस्ट दैट द बिलीव्स ऑफ द कॉमन पीपल डिड नॉट मैटर. इसमें ये बताया गया, मतलब इसने जो वहाँ के लोग थे उनके जो बिलीव्स थे, उनकी जो रिलीजन थे उसको टोटली जो था वो इग्नोर किया गया. मतलब वो मैटर नहीं करता था कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं. रिलीजन सिर्फ मैटर करता था तो उस टाइम के रूलर्स का करता था. द हिस्टोरियंस चैलेंज्ड मिल्स पीरियडाइजेशन. अब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने मिल के जो पीरियडाइजेशन था उसको चैलेंज किया. दे पॉइंटेड आउट दैट द ब्रिटिश पीरियड वॉज नॉट ऑल द एनलाइटेंड बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल people in India did not have freedom or liberty. Many had no access to equality. उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो ब्रिटिश पीरियड था ऐसा नहीं है कि उसी में ही लोगों को पूरा एनलाइट हुआ था. मतलब ये नहीं है कि उसी में ही पूरी लोगों को नॉलेज मिली थी, क्योंकि कई लोगों के पास तो फ्रीडम और लिबर्टी तक नहीं थी उस टाइम पे, और कुछ के पास इक्वलिटी नहीं थी, तो नॉलेज होना तो बहुत दूर की बात थी. According to them, even the benefits of economic growth made during the British period do not seem to have reached the common man. According to them, जो बेनिफिट्स हो रहे थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक में जो बेनिफिट्स हो रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर, डू नॉट सीम टू हैव रीच द कॉमन मैन. वो एक कॉमन मैन तक पहुंच ही नहीं रहा था. Hence they referred to the British period of Indian history as colonial period. इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, जो उन्होंने इंडिया के अंदर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, उस पीरियड को इंडिया के अंदर कॉलोनियल पीरियड बोला. कॉलोनियल पीरियड का मीन्स होता है, कॉलोनिज्म होता है कोई पावरफुल जो कंट्री होती है वो कम पावरफुल कंट्री के ऊपर रूल करती है, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म. अब क्या होता है कॉलोनिज्म में, ये होता है कि जो एक पावरफुल कंट्री होती है वो कम पावरफुल कंट्री के अंदर अपनी एक कॉलोनी बनाती है, अपनी एक कॉलोनी वहाँ पे बना लेती है, और उस कॉलोनी के अंदर उस पावरफुल जो कंट्री है उसी का ही रूल चलता है. इसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म. नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. व्हेन वन कंट्री इज़ रूल्ड बाय अनदर, जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री द्वारा रूल किया जाता है, मैनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस टेक प्लेस इन द कॉलोनाइज्ड कंट्री. अब उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री को रूल किया जाता है उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन. द कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड इट्स कॉलोनी.
जो कंट्री दूसरी कंट्री द्वारा रूल की जाती है उसको उस कंट्री की कॉलोनी कहते हैं। वाइल द कंट्री दैट रूल्स इज कॉल्ड इम्पीरियलिस्ट कंट्री। जो कंट्री रूल करते हैं उसको एम्पायरलिस्ट कंट्री बोलते हैं। द एम्पायरलिस्ट कंट्री colonies in order to derive maximum benefits for itself by exploiting the economy of its colony। जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो कम पावरफुल कंट्रीज़ को इसलिए अपनी कॉलोनी बनाती हैं ताकि वो उनसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। टेरिटरीज़ को कंट्रोल करने की नीड इसलिए थी दैट वुड सर्व एज मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मतलब वो उन टेरिटरीज़ को कंट्रोल में करना चाहते थे जो उनके प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट की फॉर्म में वर्क करेंगे। एंड ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल, और उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उनके जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए। रिजल्टेड इन द कॉलोनाइजेशन, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड जो था उसने कई जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको अपनी कॉलोनी बना लिया। दैट वॉज हाउ इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। ये ऐसे ही जो इंडिया था वो एक इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। ये हम देखते हैं कि कैसे हुआ। इन 1600 CE a group of English traders founded the English East India Company in London। कुछ इंग्लिश ट्रेडर्स व्यापारी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया लंदन में। अ रॉयल चार्टर वॉज गारंटेड टू इट बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। इसके लिए एक रॉयल चार्टर बनाया गया जिसको जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, इंग्लैंड की क्वीन थी, उन्होंने ग्रांट किया। अर्लियर थॉमस रॉय द एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड गॉट सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फॉर द EEIC फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। एनवॉय होता है मैसेंजर। थॉमस रॉय का जो मैसेंजर था किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जो थॉमस था वो किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के थे उनका मैसेंजर था। गॉट सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फॉर द EEIC फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। उसको उस टाइम जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए को चलाने के लिए कुछ राइट्स दे दिए थे। लेटर द मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिश मर्चेंट्स थ्रू अ रॉयल फरमान। इसके बाद एक मुग़ल एम्परर थे फारूक सियार, उन्होंने जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, मतलब जो व्यापारी थे इंग्लैंड के, उन्हें कुछ और राइट्स भी दे दिए थे जिसको रॉयल फरमान बोला गया था। जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जो थॉमस था वो किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के थे उनका मैसेंजर था। गॉट सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फॉर द EEIC फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। उसको उस टाइम जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए को चलाने के लिए कुछ राइट्स दे दिए थे। लेटर द मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिश मर्चेंट्स थ्रू अ रॉयल फरमान। इसके बाद एक मुग़ल एम्परर थे फारूक सियार, उन्होंने जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, मतलब जो व्यापारी थे इंग्लैंड के, उन्हें कुछ और राइट्स भी दे दिए थे जिसको रॉयल फरमान बोला गया था।